नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। भारत सरकार शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोग भविष्य के भारत को नया आकार देने के लिए जुटे हुए हैं। नया भारत आज नया संकल्प लेकर आ रहा है। उन्होंने आगे की कहा कि शिक्षा न केवल समावेशी होनी चाहिए बल्कि न्याय संगत भी होनी चाहिए। टॉकिंग बुक्स और ऑडियो बुक अब शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए एक शब्दकोश बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई को और सहज बनाने की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना में शिक्षकों ने कई चुनौतियों का समाधान किया है, लेकिन शिक्षकों के पास अपनी क्षमताएं को आगे बढ़ाने का अवसर है। समाज में शिक्षकों का योगदान बहुमूल्य है और अतुलनीय भी है। उन्होंने आगे कहा कि आज शिक्षक पर्व के अवसर पर कई नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर मुलाकात की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश और भारत ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। बांग्लादेश आज़ादी के 50 साल मना रहा है और भारत भी 75 साल की आज़ादी का जश्न मना रहा है। वहीं बांग्लादेश सेना के सेनाध्यक्ष जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि रेलवे में पहुंच और सुरक्षा में सुधार की जरूरत है। रेल राज्य मंत्री दानवे ने कहा कि हमें भोपाल और गांधीनगर रेलवे स्टेशनों के मानकों के अनुरूप 68 रेलवे स्टेशनों का विकसित करना है। रेलवे मुंबईकरों की जीवन रेखा है और यात्रियों की बेहतर पहुंच और सुरक्षा के लिए योजना बनाने की जरूरत है। हम रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को कम करने की योजना भी बनाने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। वहीं बीजेपी विधायक नारायण दास बाबा वैद्यनाथ धाम खोलने की मांग को लेकर डमरू बजाते हुए हाथ में कमंडल लिए हुए राज्य विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोविड के मामलों में गिरावट के बावजूद सरकार मंदिर खोलने के आदेश नहीं जारी कर रही है। विधायक नारायण दास ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर ही नहीं बल्कि देश के लिए आस्था का केंद्र है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए सभी 8 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया था, जिसे के बाद में रद्द कर दिया गया था। फिलहाल 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं स्कूल जा रहे हैं। दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले 98% शिक्षकों और बाकी स्टाफ को कम से कम वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली और देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू किया गया था, उसी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों को भी शुरू किया जाएगा। स्कूलों को सामूहिक दूरी की कड़ाई से पालन करना होगा और इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं और इस बीच आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों को अपने घरों के बाहर गणेश चतुर्थी मनाने के लिए आगाह किया है। मेयर ने कहा है कि यहां कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, इसलिए घर पर ही उत्सव मनाएं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ नहीं रही है। ये
पहले से ही यहां पर है। इसे पहले ही नागपुर में घोषित किया जा चुका है। पेडनेकर ने मुंबई में लोगों से गणेश चतुर्थी के दौरान घर पर रहने का आग्रह किया। गणेश चतुर्थी 10 सितंबर से शुरू होने जा रही है और इस मौके पर मेयर ने जोर देकर कहा कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अन्य सावधानी भी बरतनी चाहिए। भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध के प्रति सहानुभूति रखने की अपील की है। भारतीय किसान संघ के नेता ने कहा, भारतीय किसान संघ सभी किसानों के समान रूप से लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर 8 सितंबर को देश के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेगा। चल रहे किसानों के विरोध के बारे में सरकार को सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए। भारतीय युवा कांग्रेस ने पणजी में विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने देश में बेरोजगारी, महंगाई और महंगे ईंधन और गैस की कीमतों के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है, जिसके बाद और भी लोग पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को रायपुर पुलिस ने मंगलवार को आगरा से गिरफ्तार कर उन्हें जेल कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 86 साल के नंद कुमार बघेल पर ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी का आरोप है। उनके खिलाफ रायपुर की डीडी नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है और नंद कुमार बघेल पर आरोप है कि उन्होंने ब्राह्मणों को विदेशी कहा था, उन्हें देश से बाहर भगाने की अपील भी की थी। नंद कुमार बघेल के कथित बयान के बाद यूपी सर्व ब्राह्मण समाज ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि अगर उनके पिता ने यह बयान दिया है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। देश के इतिहास में शायद ही यह पहली बार कभी ऐसा हुआ होगा जब किसी राज्य के मौजूदा सीएम के पिता को इस तरह गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में सामाजिक समरसता बना रहे। अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मेरे पिता ने अगर किसी समाज के खिलाफ यह बात कही है तो मुझे उसका दुख है। इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित सूफी संत हजरत सैयद शाह देवन राजी की दरगाह पीढ़ियों से सांप्रदायिक सद्भाव के केंद्र के रूप में काम करती रही है। देश भर से हर दिन, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। बता दें कि इस दरगाह का निर्माण लगभग 500 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किया गया था। मान्यता के अनुसार सैयद शाह देवन राजी ने एक चंदन की लकड़ी फेंकी, जिसके बाद वह अपने ब्रश करते थे जिससे और उससे एक चंदन का पेड़ भी उगाया। उसी दिन से संत को चंदन बाबा का उपनाम भी मिला। हर साल बकरीद के समय सैकड़ों भक्त इस दरगाह में आते हैं और यहाँ संत का उर्स भी मनाया जाता है। सैयद शाह देवन राजी जैसे सूफी संतों ने हमारे देश में आध्यात्मिकता और सद्भाव के संदेश का प्रचार किया है और उनकी शिक्षाएं अभी भी धर्मनिरपेक्षता के धागे के मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी ने मिशन यूपी को लेकर अपना लक्ष्य साफ कर दिया है। उनका मकसद उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी माना है कि यूपी के हालात पहले जैसे नहीं रहे। ओवैसी ने कहा कि यूपी में अब हमारा संगठन मजबूत है, हालात पहले से बदल गए हैं। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के विधायक बने। ओवैसी ने कहा, हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात बदतर हैं और इस बार हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हमने 60 साल से सबको जिताया है, अब हम जीतेंगे। इसके साथ ही कहा कि हम सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी तथा कई अन्य दलों के साथ हमारे साथ दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। हमारी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखकर क्षेत्रीय दल निषाद पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। उन्होंने सोमवार की रात गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की थी। डॉक्टर निषाद ने बताया कि बैठक में उनकी पार्टी को सभी मांगों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सहमति जताई है। खासतौर पर मझवार समुदाय के लोगों द्वारा उपनाम के तौर पर माझी, केवट, मल्लाह, गोंड, राजगोड़ आदि लिखने पर भी उन्हें मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था को लागू करने को लेकर निर्णायक चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि जल्द ही भाजपा हाईकमान के साथ अगली बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। करनाल में किसान महापंचायत को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान जारी किया है। अनिल विज ने कहा है कि लोगों को किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारत प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अपनी अपनी बात कहने व प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वे करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी प्रवासियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर कश्मीरी प्रवासी अपनी संपत्तियों से संबंधित मुद्दों के बारे में शिकायत दर्ज कर सकती हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पोर्टल को आज औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इसे 2 हफ्ते पहले एक वेब लिंक के रूप में जारी किया गया था। हमें अब तक 745 शिकायतें इसमें मिल चुकी हैं। देवगंत लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की प्रतिमा 12 जनपद पर स्थापित की गई है, जो दशकों से उनका आधिकारिक निवास था। बता दें कि अब यह आवास आधिकारिक तौर पर केंद्रीय रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया गया है। यूथ विंग लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा ने कहा कि देवगंत रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित करने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले हरियाणा के पैरा एथलीटों को जल्द ही सम्मानित किया जाएगा। 19 में से 6 पदक हरियाणा के पैरालंपिनियों ने जीते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। हरियाणा के सीएम ने कहा कि हम 18 सितंबर के आसपास पैरालंपियन के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेजेस कमेटी ने आज 16 में से 15 आइटम की खरीद को फाइनल करते हुए लगभग 160 करोड़ रुपए की खरीद को स्वीकृति प्रदान की है। हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में जिन बड़े टेंडरों को मंजूरी प्रदान की गई है, उनमें हरियाणा रोडवेज, ई टिकटिंग और प्ले स्कूलों में फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 14 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने संयुक्त निदेशक मोहित कुमार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नीलोखेड़ी लगाया गया है। यमुनानगर के सिटी मजिस्ट्रेट निशा को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रेवाड़ी लगाया गया है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पैरालंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुल 19 में से 6 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक पदक विजेता के सम्मानित किया जाएगा।
हरियाणा के बिजली वितरण निगमों के लिए 3 फेस प्रीपेड बिजली मीटर खरीदने के टेंडर को भी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की है। इन मीटरों को योजनाबद्ध तरीके से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगाया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मरों के लिए तेल, कई प्रकार की बिजली के तारों के भी खरीदने के टेंडर स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक ही एजेंडा है। हर चुनाव में विकास की बात करते हैं और आखिरी में हिंदू मुसलमान पर भाषण देते हैं। वहीं यूपी चुनाव और ओवैसी के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता है, लेकिन ओवैसी पर नहीं लगता। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में आज भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, जिसमें भाजपा के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में जिले में शिरकत की। यह कार्यक्रम मुख्यालय स्थित नौगढ़ ब्लॉक के सभागार में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के कपिल वस्तु, विधानसभा के विधायक श्याम धनी राही समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा 2021 के नतीजे घोषित किए गए। उन्होंने परीक्षा मंद उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के सचिव डॉक्टर IA अंसारी सहित मदरसा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में होने वाले उपचुनाव पर कहा कि बीजेपी पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ेगी। उपचुनाव में हमें तंत्र और हिंसा से भी मुकाबला करना है। प्रदेश में बिजली संकट पर विजयवर्गीय ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं। पंजाब नर्सिंग एसोसिएशन ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में स्टाफ नर्सों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी भी की गई। इस पर बोलते हुए नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि नर्सों ने कोविड के समय में अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दी थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई। दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी राबिया हत्या केस के आरोपी निजामुद्दीन को दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद में कोर्ट में पेश किया गया। अदालत के क्राइम ब्रांच DLF द्वारा आरोपी से पूछताछ के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था। अदालत ने आरोपी का 3 दिन का रिमांड मंजूर किया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के चरखी दादरी के शिव कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी से जल निकासी न होने को लेकर रोहतक दादरी रोड पर जाम लगा दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि प्रशासन से बार बार गुहार की जा चुकी है, लेकिन फिर भी जल निकासी नहीं हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और आश्वासन के बाद कॉलोनी वासियों ने जाम खोला। हरियाणा के यमुनानगर के सेक्टर 17 में एक गाय 10 फीट गहरे नाले में जा गिरी, जिसके बाद गाय को निकालने के लिए नगर निगम व फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गौरक्षा समिति ने मौके पर पहुंचकर नगर निगम और फायर ब्रिगेड अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के नेता अजय माकन ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की। पीसी के दौरान वे भारतीय जनता पार्टी पर पुरजोर तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे।
यूपी के मैनपुरी में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा को छोटा दल बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि शिवपाल से फोन पर बातचीत होती है। शिवपाल यादव के लिए एक सीट छोड़ी है, उनके लिए और भी सीटें छोड़ी जाएंगी। शिवपाल सिंह यादव का पार्टी में पूरा सम्मान होगा। यूपी के जनपद बहराइच में संक्रामक रोगों के फैलने से हड़कंप मच गया है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आलम यह है कि डॉक्टरों के एक बेड के ऊपर 2 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। खचाखच मरीजों से भरे इस अस्पताल में केवल बहराइच के ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल के मरीज भी इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। फिरोजाबाद, मथुरा, रायबरेली के बाद अब कासगंज में भी वायरल बुखार की दस्तक हो रही है और वायरल बीमारी से जिले में 3 बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। 5 मौतों के बाद जिला में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने इस रहस्यमयी बीमारी को खोजने और इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। यूपी के वाराणसी में पंचायत भवन के लिए जमीन दिलाने पहुंची राजस्व टीम व पुलिस टीम पर कब्जा करने वालों ने गोबर फेंका और हमला कर दिया। वहां मौजूद दर्जनों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने राजस्व टीम व पुलिस बल पर ईंट पत्थर भी बरसाए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर तहसील के सूत्री गांव में नदी पर ब्रिज न होने से समय पर अस्पताल पहुंचे से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। इस गांव में अभी और भी वायरल इन्फेक्शन के 60 से 70 मरीज हैं। मेडिकल सेवा नहीं मिल पा रही है और धीमी गति से होने के कारण प्रशासन इन्हें कई सुविधा नहीं दे पा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार द्वारा एमबीबीएस में जनसंघ के संस्थानों के विषय को पढ़ाए जाने को लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बयान दिया है। सपा सांसद ने कहना है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि एमबीबीएस में इन राजनीतिक लोगों की दखल की क्या जरूरत है। इन लोगों की संदिग्ध राजनीति रही है। मुंबई से सटे पालघर राजस्व विभाग ने वैतरणा नदी में अवैध रेत निकालने वाले रेत माफियाओं पर कार्रवाई की है। पालघर के दर्शेत वेती बढ़िया में कार्रवाई की गई है। राजस्व विभाग द्वारा 4 अवैध रेत निकासी नौकाओं को आग से जला दिया गया है। 2 रेत निकालने वाले पंप पानी में डुबाकर नष्ट किए गए हैं। राजस्व विभाग और पुलिस की ओर से चलाए गए इस अभियान में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपनी और अतीक और की भी सदस्यता ली है। ओवैसी बोले, अतीक पर अभी मुकदमे चल रहे हैं कि किसी भी मामले में दोष साबित नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को फरवरी में आयोजित करने की राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बार मेला 16 दिन 4 से 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं इस बार मेले का पार्टनर देश ब्रिटेन होगा। थीम स्टेट को लेकर बातचीत जारी है। मेले का आयोजन कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके लिए मेला प्राधिकरण की एक एक्सपर्ट टीम गठित की गई है। सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी के बंद होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रामपुर एडीएम के फैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। विश्वविद्यालय की दी गई जमीन अब यूपी सरकार वापस ले सकती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को जमीन वापस लेने का अधिकार है और एडीएम के आदेश में कोई गलती नहीं है। विश्वविद्यालय ने जमीन पाने की शर्तों का पालन नहीं किया।
यूपी के मुरादाबाद जनपद के नरखेड़ा गांव में एक गरीब विधवा महिला का कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। कच्चे मकान की छत के नीचे सो रहे 3 बच्चे दब गए। रात के समय चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने जम जाकर 3 बच्चों के मलबे के नीचे निकाला। मलबे के नीचे दब जाने से तीनों बच्चों को चोटें आई हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश के गुलरबास काटल जमोला मार्ग पर एक लोडर वाहन पलट गया। घटना में ड्राइवर और 8 छात्राएं घायल हो गई हैं, जिनको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ऋषिकेश भेजा गया है। बता दें कि घटना कैसे हुई इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।